हे गाइस, वेलकम बैक यू अगेन। और हम अपने एचपीएससी का जो 2019 का सिलेबस है, 2019 का पेपर है, हम वो डिस्कस करेंगे आज। एक बात पहले से मैं आपको बता देती हूँ कि आपका पेपर है पीजीटी लेवल का। एचपीएससी के मैं इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको एचपीएससी की साइकोलॉजी समझ में आ जाए और एक लेवल अप हम तैयारी करें। लेकिन इससे कंपेयर मत करना कि ये टॉपिक और ये चीज़ हमारे में नहीं है या हमारा कवर नहीं हुआ। एक्स्ट्रा टॉपिक मैंने आपको सॉल्यूशन में कवर करा दिए हैं, लेकिन आपके सिलेबस का पार्ट वो नहीं है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम था 2019 में, तो इसमें वो सब सिलेबस में इंक्लूड था। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। ब्लैक स्कोल्स हाइपोथेसिस किससे रिलेटेड होती हैं? तो ब्लैक स्कोल्स जो हाइपोथेसिस है ना आपकी, वो रिलेट करती है आपके डिविडेंड पॉलिसी से। डिविडेंड पॉलिसी से ही वो रिलेट करती है और इसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ। ये आपने फर्स्ट टाइम आई थिंक सुना होगा। तो ब्लैक स्कोल्स आप देख रहे हैं, ये आपका मॉडल था डिविडेंड के रिगार्डिंग। ये प्राइसिंग मॉडल है जो कि स्टॉक मार्केट के प्राइसिंग जो डिविडेंड जिनके बेस पे नहीं दिया जाता है उसके रिलेशन में किया जाता है। इसको ब्लैक स्कोल्स मॉडल क्यों बोलते हैं? क्योंकि 2 पर्सन ने ये मिलकर दिया था और उन्हीं के नाम पर ये मॉडल बेस्ड है। अब जो मेन है इसमें इस सब चीज़ के अलावा वो है कि 6 वेरिएबल्स इसमें कौन कौन से थे। तो इसमें 6 जो वेरिएबल थे उनमें से वोलेटिलिटी, ठीक है, कौन सा टाइप है आपका सिक्योरिटी का, स्टॉक प्राइस क्या है आपका, स्ट्राइक प्राइस होता है जिस पर अब आपका चल रहा है, टाइम क्या है और रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट क्या है। ये इसके 6 एलिमेंट थे और ये किसके लिए? इट वॉज क्विकली अडेप्टेड टू कवर ऑप्शंस ऑन डिविडेंड पेइंग स्टॉक। डिविडेंड पेइंग स्टॉक पे ये यूज होता है, इसीलिए। फिर है सेकंड, द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज नॉट एडजस्टेड। क्यों एडजस्ट नहीं करते हैं? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर जो कैपिटल है वो हमारा एप्रोप्रिएशन होता है। डिविडेंड जो है, ठीक है, कॉस्ट जो है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की जो हम पीडी देते हैं प्रेफरेंस शेयर पे, वो हमारा एप्रोप्रिएशन है, चार्ज नहीं होता। इसीलिए इसे हम जो है टैक्सेस के लिए एडजस्ट नहीं करते। ये हमारे प्रॉफिट का एक एप्रोप्रिएशन होता है। थर्ड है यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड। तो यील्ड टू मैच्योरिटी जो मेथड है वो किससे रिलेटेड है? और ये बॉन्ड रेट मेजर करने का मेथड है। अब देखो नाम से देखो, अगर आपको ये क्वेश्चन वैसे भी नहीं आता तो नाम से देखो, यील्ड टू मैच्योरिटी यानी मैच्योरिटी, अप टू मैच्योरिटी आपको कितनी यील्ड हुई है। तो इंटरेस्ट इनकम प्लस में कैपिटल गेन और लॉस जो भी हुआ है। व्हाट इज कैपिटल गेन एंड लॉस? फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपीज का कोई भी शेयर परचेज किया, ठीक है, तो आपको इंटरेस्ट 10 रुपीज आया और बाद में वो आपका 150 का है, वो सेल हुआ, तो यानी कि आपको 160 टोटल इनकम होगी ना। तो जो भी कैपिटल गेन है वो मतलब मैच्योरिटी पर कितने का बिका, ठीक है, और इंटरेस्ट इनकम जो है वो आपकी कैपिटल गेन का पार्ट नहीं होती। अब इसका भी देख लो आप, यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड बॉन्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या बोलता है? ये एक परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न है फॉर अ बॉन्ड एज्यूमिंग दैट द इन्वेस्टर जो है वो असेट रखेगा अप टू मैच्योरिटी डेट तक। ये इसका फॉर्मूला है कि कूपन रेट प्लस में फेयर वैल्यू माइनस में प्रेजेंट वैल्यू बाय में नंबर ऑफ शेयर्स जितने भी है, फिर फेयर वैल्यू प्लस प्रेजेंट वैल्यू बाय में 2, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हमारे पेपर पर ही चलते हैं। फोर्थ जो है इसका है द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन कैन बी डिफाइंड एट। सो जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? नेट प्रेजेंट वैल्यू हमको पता है कि कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो का डिफरेंस होती है। टी डिस्ट्रीब्यूशन या टी टेस्ट है वो यूज कब किया जाता है? ये स्मॉल साइज सैंपल्स के लिए होता है जो 30 से कम होते हैं। अगर 30 से ज्यादा हो तो वो क्या बन जाता है हमारा? लार्ज। और 3 इसके यूज होते हैं जिसमें से फर्स्ट था पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आपका क्या है भाई? अननोन है, पॉपुलेशन एसटी अननोन है क्योंकि इसमें हम स्टैंडर्ड एरर लेते हैं, ठीक है। फिर है विद रेफरेंस टू बैंकिंग आईएमपीएस, आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। फिर है कौन सा रेशियो ऐसा है जो बैंक अपने पास रखते हैं? तो आपको पता है ना, सॉरी आरबीआई के पास रखते हैं। अपने पास जो रखते हैं वो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है और जो आरबीआई के पास रखते हैं वो होता है कैश रिजर्व रेशियो। देन इसके बाद है द कंट्रीब्यूशन ऑफ अ फाइनेंशियल सिस्टम की ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन जो कि गोज बियॉन्ड इंक्रीजिंग प्रायर सेविंग बेस्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इससे इंक्रीज होता है, आप एक कंट्रीब्यूशन कर रहे हो फाइनेंशियल सिस्टम में, टू ग्रोथ गोज बियॉन्ड इंक्रीजिंग
प्रायर सेविंग बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, वित्तीय प्रणाली का विकास में योगदान बढ़ती हुई पूर्वगामी बचत आधारित निवेश से परे जाता है। यानी कि जैसे आप सेविंग करते हो, आप इन्वेस्ट करते हो, फिर आपका इंटरेस्ट आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 100 की सेविंग की, 10 रुपये इंटरेस्ट आया, 110 इन्वेस्ट कर दिया, फिर 10 रुपये आया 120 की, फिर उसके बाद आपने 120 को इन्वेस्ट किया, फिर आपका 130 आता है, फिर आपने उस पर इन्वेस्ट कर दिया। यानी कि आपका जो क्रेडिट क्रिएशन है वो सिस्टम इंक्रीज हो रहा है, जो कि ग्रोथ भी है और आप फाइनेंशियल सिस्टम में कॉन्ट्रीब्यूट भी कर रहे हो। नेक्स्ट है रीड द नाबार्ड रीजनल ऑफिस। तो जो नाबार्ड का रीजनल ऑफिस है उसको कौन हेड करता है, ठीक है। तो इसको आपका जो है वो आपका नाबार्ड के रीजनल ऑफिस को हेड करता है आपका जनरल मैनेजर, ठीक है। फिर इसके बाद है आपका द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न रिफर्स टू एन इवेंचुअल फॉल इन। डिमिनिशिंग रिटर्न क्या बोलता है आपका कि एक लेवल के बाद जो आपकी रिटर्न है वो बूम्स पे जाने के बाद डाउन होती जाएगी। तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर की बात ये करता है कि जो वेरिएबल फैक्टर है, क्योंकि फिक्स तो सेम होगा ना, तो उसमें डाउनवर्ड आएगा। फिर है एन एक्ट ऑफ असाइनिंग वैल्यू ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। जो भी क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसीज होती हैं उनको हम वैल्यू असाइन करते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। और असेसिंग द सॉल्वेंसी, उनकी लिक्विडिटी क्या है, एक्सप्रेसिंग करना देम थ्रू प्री डिटरमाइंड सिंबल। तो उसका प्री डिटरमाइंड सिंबल क्या है। अब यहाँ पर ये दो ऑप्शन है जो कि आपको कंफ्यूज करेंगे, इंस्ट्रूमेंट क्रेडिट रेटिंग और क्रेडिट रेटिंग, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट क्रेडिट रेटिंग कोई रेटिंग ही नहीं होती इंस्ट्रूमेंट नाम से, ठीक है। सॉल्वेंसी और रिस्क तो वैसे ही नहीं होती। तो इसका जो आंसर था वो था आपका क्रेडिट रेटिंग, ऑप्शन नंबर डी। देन है आपका अ स्टेटमेंट that summarize all economic transaction between a country and rest of the world। तो बिल्कुल सिंपल एक डेफिनेशन ही है बीओपी की हमारी, बैलेंस ऑफ पेमेंट की, जिसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड, कैपिटल अकाउंट और आपका एरर एंड ओमिशन अकाउंट होता है। अ डैश इज अ डॉक्यूमेंट, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि इशू किया जाता है बाय कैरियर टू एक्नॉलेज रिसिप्ट ऑफ कार्गो, ठीक है। तो वो हमारा बिल ऑफ लेडिंग होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, केवीएस में पूछा था और मैंने जब तुम्हें कराया तब भी बोला था कि डायरेक्ट यही क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा। द अंडर प्राइसिंग एक्सपोर्ट, यानी कि हम प्राइस अपनी कंट्री में तो ज़्यादा ले रहे हैं पर फॉरेन में कम ले रहे हैं, कॉस्ट से कम ले रहे हैं, तो उसको हम डंपिंग बोलते हैं, जिसपे एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगती है। बहुत इंपॉर्टेंट एम्बार्गो का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक बार यहाँ पूछा गया, एक बार नेट में भी आया था। जो एम्बार्गो एक एग्रीमेंट नहीं है, ये एक स्पेसिफिक टाइप का जो है वो कोटा है, एक स्पेसिफिक ये बी पे है, एक स्पेसिफिक टाइप का कोटा है, ठीक है। दैट प्रोहिबिट्स ऑल द ट्रेड, जो कि सभी जो ट्रेड्स है उसको प्रोहिबिटेड करता है। तो इसका आंसर बी है कि एक स्पेसिफिक टाइप का कोटा है, ठीक है, जो कि ट्रेड को रोकता है। क्लियर हो गई बात। फिर इसके बाद है आपका एन एग्रीमेंट बिटवीन कंट्रीज, एक कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट जो कि क्या बोलता है। फॉर एग्जांपल अगर नाफ्टा की मैं बात करूं, मैंने आपको कुछ करवाए थे इंटरनेशनल जो रीजनल एसोसिएशंस हैं वो कराई थी मैंने आपको। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे नाफ्टा है, ठीक है, तो नाफ्टा को बदल दिया गया है, अब तो यूएसएमसीए कर दिया है। तो इसका जो गोल था वो क्या था कि 3 कंट्रीज के बीच में फ्रीली ट्रेड होगा, कोई भी टैरिफ वगैरह है वो नहीं लगेगी। तो इसको हम बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ इंटरव्यू। तो इंटरव्यू की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है, अनस्ट्रक्चर होता है, फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है, स्ट्रेस होता है, पैनल भी होता है। इसका आंसर की में ही गलत था, तो इसका सी नहीं है। डेप्थ इंटरव्यू कोई भी इंटरव्यू अलग से नहीं होता है। डेप्थ रियली वेरी सॉरी। Which of the following is not the type of interview based on interaction pattern। इंटरेक्शन के बेस पर नहीं है। तो देखो डेप्थ इंटरव्यू अलग से कोई इंटरव्यू नहीं होता, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का ही दूसरा नाम डेप्थ इंटरव्यू है, जो प्री डिटरमाइन है, पूरा स्ट्रक्चर प्लान्ड वे में चलता है। आप बोलते हैं जो इंटरेक्शन पैटर्न में नहीं है, 1-to-1 नहीं है, तो स्ट्रेस में क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, आंसर दिया जाता है। डेप्थ में भी या स्ट्रक्चर में भी सेम ऐसा ही होता है कि स्ट्रक्चर पूरा सिस्टमेटिक वे से क्वेश्चन पूछेंगे, आप रिप्लाई दोगे। लेकिन पैनल में एक ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं, वो आपसे मतलब क्वेश्चनिंग ज्यादा होती है, रिप्लाई का सेशन कम, इतना इंटरेक्शन नहीं हो पाता। तो इसका आंसर सी है, ठीक है।
पूरा क्वेश्चन पढ़ें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, जो गलती मैंने की अब यहाँ पर वो आप नहीं करोगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का डायरेक्ट मेथड कौन सा है? लेबर यूनियन के थ्रू करोगे, इनडायरेक्ट है। कंसल्टेंसी फर्म, इनडायरेक्ट है। एम्प्लॉयर रेफरल, इनडायरेक्ट है क्योंकि किसी को बीच में ले रहे हो। यहाँ पर आप सीधा जाकर ही खुद ही अपॉइंट करोगे। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टेक्निक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की नीड के लिए। तो रेशियो ट्रेंड है कि क्या ट्रेंड चल रहा है, पहले हमारा क्या रेशियो था। वर्क स्टडी, वर्क के बेस पर कि कितना रिक्वायरमेंट है हमें न्यू एम्प्लॉयज की काम के अकॉर्डिंग डेल्फी टेक्निक भी है। स्किल इन्वेंट्री टेक्निक कोई भी टेक्निक नहीं है। फिर है आपका, ये तो सिंपल है, किसी ने स्टेटमेंट दी है। स्पेसिफिकली ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक प्रोसेस है बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर करता है कि आप राइट नंबर के कैंडिडेट काइंड ऑफ पीपल को राइट प्लेस पे राइट टाइम पर जो है वो अपॉइंट करोगे, यानी सही मात्रा में, सही संख्या में, सही जगह पर, सही समय पर कुशलतापूर्वक जो काम कर सके उनको आप अपॉइंट करोगे और संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में हेल्प करोगे। तो ये सिंपल सा है, इसमें कुछ एनालिटिकल है नहीं। डेविड ए डिसिंजो एंड स्टीफन पी रॉबिन्स ने ये डेफिनेशन दी है। देन इसके बाद है हमारा द डीमेक प्रिंसिपल। तो डीमेक प्रिंसिपल किससे रिलेटेड है? डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल, 6 सिग्मा जो टेक्निक है आपकी उससे रिलेटेड ये है। फिर इसके बाद प्राइस, प्लेस एंड प्रोडक्ट, ये आप बहुत इजी है, कर ही लोगे। प्रोडक्ट हमारा जो है वो किससे? कस्टमर के सॉल्यूशन से रिलेटेड होता है। प्राइस जो है वो हमारा कॉस्ट से रिलेटेड होता है। प्लेस जो है वो हमारा कन्वीनियंट होना चाहिए, हम इजीली ले सके। और प्रमोशन का मतलब कम्युनिकेशन करना। क्लियर हो गई बात? फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज द मॉडर्न मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल का मॉडर्न मेथड। तो यहाँ पर जो इसका ग्राफिक ग्राइंडिंग और ये कोई भी इसका मॉडर्न मेथड नहीं है। जो असेसमेंट बाय रिजल्ट है वो MBO का ही दूसरा नाम है। ठीक है, तो ये इसका मॉडर्न मेथड है। द 2 फैक्टर थ्योरी जो है, हर्जबर्ग हाइजीनिक जो फैक्टर है, मोटिवेशनल फैक्टर थे और एक हाइजीन फैक्टर थे। तो 2 फैक्टर थ्योरी हर्जबर्ग की है। ठीक है, मैकग्रेगर की XY है। इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, हुआ मत करो। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ द जॉब। ऑफ द जॉब और ऑन द जॉब। ऑन द जॉब जब आप काम कर रहे हो तब आपको ट्रेन किया जा रहा है। ऑफ द जॉब जब आप वर्किंग नहीं कर रहे हो तब आपको ट्रेन किया जा रहा है। तो जॉब इंस्ट्रक्शन जब आप काम करते हो साथ साथ, तब ये मैंने सब करवाया भी हुआ है। मेंटरिंग भी यही होता है, और जो है आपका ऑन द जॉब होता है, आपको करना है ऑफ द जॉब। ठीक है, तो ऑफ द जॉब होता है आपका यहाँ पर सिंडिकेटिंग, कुछ ऐसा खास है नहीं, पर ये जो वेस्टिबल ट्रेनिंग होती है हमारी उसको ही सिंडिकेटिंग है वो बोल देती हैं। क्लियर हो गई बात? फिर इसके बाद है अरेंज द एलिमेंट ऑफ द 5 मैच्योरिटी लेवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक न्यू कॉन्सेप्ट है कि आप 5 मैच्योरिटी लेवल को अरेंज करोगे। तो फर्स्ट इनिशियल आता है, फिर आपका मैनेज आएगा, फिर डिफाइंड आएगा, फिर ऑप्टिमाइज, फिर प्रिडिक्टेबल। इसको मैं आपको शो भी कर देती हूँ। ठीक है, ये देखो, पीपल कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, इनिशियल लेवल हमारा फर्स्ट होता है, फिर मैनेज लेवल है, फिर डिफाइंड है, फिर आपका जो है वो है ऑप्टिमाइजिंग लेवल। अब ये इनिशियल लेवल क्या बोलता है कि हम इनिशियली स्टार्ट करते हैं, ये बोलता है कि कैसे एक एम्प्लॉय मैच्योरिटी की तरफ जाता है। ठीक है, फिर वो मैनेज करता है धीरे धीरे चीज़ों को, फिर वो पर्टिकुलर जो प्रिसाइज डिफाइन करता है, पहले मैनेज करना सीखेगा, फिर उसको अच्छे से डिफाइन टू द पॉइंट कर पाएगा। फिर प्रिडिक्टेबल, कुछ चीज़ें वो प्रिडिक्ट करने लग जाता है। ठीक है, क्योंकि उसकी इतनी अच्छी मैच्योरिटी सेंस हो जाती है कि वो प्रिडिक्ट करने लग जाता है, और फिर लास्ट में वो चीज बेस्ट जो सॉल्यूशन है, जो ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है वो लेकर आता है। तो ये फोकस करता है कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट मैनेजमेंट की एंड डेवलपमेंट की, ह्यूमन एसेट्स की। ठीक है, मिलर विलियम ई हैफले ने ये डेवलप किया था। 1995 में इसको प्रमोट किया गया, बुक में पब्लिश 2001 में हुआ, और इसका सेकंड जो एडिशन है इसी बुक का वो 2009 में आया था। ठीक है, एक बार इसका ये देखो, ये मैं आपको दिखा देती हूँ पिक्चर। ये इनिशियल लेवल है, तो यहाँ पर हम प्रैक्टिसेस, यहाँ टेलर्ड को कॉम्पिटेंसेस, और यहाँ हम अलाइंड प्रैक्टिसेस और टीम मैनेज कर रहे हैं, फिर प्रिडिक्ट कर रहे हैं, और फिर लास्ट में हम ऑप्टिमाइजिंग की तरफ पहुँच जाते हैं। ये डिटेल है इसकी, यहाँ से कर लेना। ओके जी, फिर इसके बाद है हमारा लग्जरीज जो गुड्स है उसकी डिमांड इलास्टिक होती है भाई, क्योंकि
अगर मैं एसी ले रही हूँ और एसी के प्राइस में अगर 1000 रुपये भी मंदी आ जाती है तो उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, तो इसलिए इलास्टिक डिमांड होगी उनकी। और ये जो है रिलेशन AR/MR एंड जो आपका AR/MR इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या रिलेशन है, तो आपको पता है इसकी ना एक मोनोपोली पावर की, और वहाँ पर जब हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स आता है, आपके एग्जाम में इकोनॉमिक्स नहीं है, वहाँ से ये क्वेश्चन आया था, इसीलिए मैं ज़्यादा डीप में तो इसको नहीं ले जाऊंगी, बट मैंने एस्टेट के सेक्शन में आपको कराया हुआ है। ये सिंपल आपका एक डिमांड का फॉर्मूला होता है जो आपका प्रोपोर्शनल मेथड का होता है, प्रोपोर्शन मेथड का, और एक आपका होता है मोनोपोली की पावर का, तो उसमें ये अपोजिट हो जाता है, तो ये यहाँ पर राइट आंसर रहेगा आपका। ठीक है, राइट आंसर इज डी। फिर इसके बाद है आपका मार्जिनल कॉस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट ही होती है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट इज क्लोजली रिलेटेड टू, अब ये किसकी बात कर रहा है, ये रिलेटेडनेस की बात कर रहा है, तो यहाँ पर ये इसका आंसर नहीं होगा। अदरवाइज मार्जिनल कॉस्ट काइंड ऑफ वेरिएबल कॉस्ट होती है कि एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनाने में आपकी कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है, बट यहाँ पर ये क्लोजली रिलेटेड टू, ये किससे बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप एक गुड्स बना रहे हो, आपको 5 आ रही है, ठीक है, दूसरा आप गुड्स बना रही हो तो आपको उसमें भी 5 आ रही है, ऐसे आप ऐड करते जाओगे ना अगर वेरिएंस को, तो वो इक्वल हो जाएगा टोटल फिक्स कॉस्ट के। ठीक है, तो ये इस सेंस में इसकी बात कर रहा है कि क्लोजली रिलेटेड टू। ठीक है, अब है विच इज नॉट अ काज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। एक होता है रिटर्न टू स्केल, जब दोनों आपके इंप्रूव होते हैं, एक होता है रिटर्न टू फैक्टर, जब आपके वेरिएबल जो फैक्टर्स होते हैं उनमें चेंज आता है। तो ये बोल रहा है कि नोट अ कॉज, कौन सा कॉज नहीं है इंक्रीज होने का बढ़ते प्रतिफल के नियम के अनुसार। कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर है, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट है, डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन है, बियॉन्ड ऑप्टिमम कैपेसिटी यूज करना, तो ये तो नेगेटिव में चला गया ना, इससे आपका इंक्रीजिंग रिटर्न थोड़ी ना होगा, इससे तो आपका डिक्रीजिंग रिटर्न होगा। ठीक है जी, अब है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी इक्वल टू, तो ये आपका नेट प्रॉफिट जो है आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कितनी आपने कैपिटल लगाई है उसके बेस पर आपको कितनी रिटर्न हुई है, तो ये इसका फॉर्मूला नहीं होगा, इसमें होगा असेट टर्नओवर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कितना असेट है, फुल कैपिटल पे कितना असेट का टर्नओवर हो रहा है, और इनटू में प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, फिर इसके बाद है आपका द डिक्लाइनिंग सेगमेंट ऑफ टोटल यूटिलिटी कर्व। टोटल यूटिलिटी कर्व का जो डिक्लाइनिंग सेगमेंट है वो किसको बता रहा है, वो नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी को बता रहा है, कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, फिर है एनी स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व। ठीक है, टोटल यूटिलिटी कर्व, इसका ना मैं एक बार श्योर नहीं हूँ, इसका जो है कुछ ये वाला फिगर, आई थिंक इसका ना कुछ ये वाला फिगर ऐसा करके कुछ होता है, तो इसका फिगर के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, ये मैं नेक्स्ट सेक्शन में जब पार्ट 2 आएगा तब मैं इसका आपको बताऊंगी। ठीक है, इसका जो फिगर है उसके बारे में। एनी स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के पैरेलल है, दैट मीन्स एंड कट्स द एक्स एक्सिस विल हैव। ठीक है, तो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है और वाई के पैरेलल है, दैट मीन्स वो क्या है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल नहीं है, दैट मीन्स इलास्टिसिटी 0 है, इन इलास्टिक है। अगर ऐसा होता तो ये क्या हो जाता भाई, तो ये इलास्टिक हो जाता, ग्रेटर देन 1 हो जाता। इसके बाद है इफ टू गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर देन द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी विल बी। अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री की नेगेटिव होती है ना, सब्स्टिट्यूट की पॉजिटिव होती है। कॉम्प्लीमेंट्री बोले तो इंक और पेन, पेट्रोल एंड कार्स। ठीक है, तो इसमें नेगेटिव होती है। फिर इसके बाद है हमारा डाउनवर्ड स्लॉपिंग एवरेज रिटर्न रेवेन्यू कर्व एंड मार्जिनल कर्व। देखो ये पूरी कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स की मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर सकती और ना ही मैं करूँगी, क्योंकि ये हमारा एक PYQ सेशन है, तो यहाँ पर मैं टू द पॉइंट चलूँगी, जहाँ मुझे ज़रूरत लग रही है, जो आपके काम की चीज़ें वो मैंने एक्सप्लेन भी की हैं। ठीक है, आई होप यू गॉट द पॉइंट। टू downward sloping average revenue curve and marginal revenue curve, then it is characteristics of, किसके characteristics है, जब MR आपका कम होता है और AR आपका ज्यादा होता है, मोनोपोली का होता है। ठीक है जी, हाँ ये देखो ये इसका डायग्राम भी है।
If the percentage increase in the quality of a good supplied is smaller than the percentage increase in its price and coefficient of price elasticity of supply is, यदि किसी वस्तु की पूर्ति में वृद्धि का प्रतिशत परिवर्तन उस वस्तु की कीमत में वृद्धि के परिवर्तन से कम होता है, यानी कि ये बोल रहा है कि अगर आपकी परसेंटेज इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ ए गुड्स, आपकी क्वांटिटी कम हो रही है, प्राइस में अगर हल्का सा भी चेंज आ रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, तो उसके कंपैरिजन में आपकी क्वांटिटी कम हो रही है, दैट मीन्स इन इलास्टिक है ना। इलास्टिक में क्या होता था, हल्का सा प्राइस में चेंज आएगा, आपकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये दो डायग्राम होते थे ना हमारे उसके, तो यहाँ पर ये वाला आएगा। फिर इसके बाद 46 है, अ कंपनी मेंटेन अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25% इट्स करंट सेल्स एंड अर्न्स अ प्रॉफिट 30 लाख पर एनम। ठीक है, इफ द कंपनी हैज अ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 40% इट्स करंट सेल्स अमाउंट टू, तो इसकी जो करंट सेल्स है वो क्या होगी। अब यहाँ पर आपका जो मैंने अकाउंट में आपको ओल्ड सेक्शन में मेरी क्लास मिलेगी, न्यू में नेहा मैम वाली मिलेगी, तो मैंने आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी के फॉर्मूलाज करवा रखे हैं। करंट सेल्स ऑन इट्स करंट सेल्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का है यहाँ पर गिवन है। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, प्रॉफिट बाय में पीवी रेशियो, बाय में पीवी रेशियो। ठीक है जी, तो यहाँ पर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 30 लाख, प्रॉफिट गिवन है, कंपनी हैज अ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो गिवन है 30 लाख बाय 40 इज इक्वल टू 25। ये सारा तुम सोल्व आउट करो। इट्स करंट सेल्स अमाउंट, अब इसने पूछा करंट सेल क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसकी करंट सेल्स बतानी है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है नेक्स्ट सेक्शन में। ठीक है, मुझे आप इसको सोल्व कर लेना, ठीक है, और ग्रुप में मुझे इन्फॉर्म करना। उसके बाद नेक्स्ट में मैं इसको आपको पूरा सॉल्यूशन भी बताऊंगी। क्लियर हो गई बात यहाँ पर। फिर इसके बाद है हमारा इफ द एंगल इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये भी आपका ये जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला है चैप्टर वहीं से ही है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नैरो टू द राइट ऑफ द ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट के बिल्कुल राइट में अगर बहुत कम होता जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि क्वांटम ऑफ जो प्रॉफिट है फर्म की, वो उसकी जो लाभ की मात्रा है फर्म की वो कम है और आपकी जो कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है, यानी कि आप ब्रेक इवन लाइन के बहुत पास जाते जा रहे हो। दैट मीन्स आपके प्रॉफिट भी जो है वो लो होते जा रहे हैं। फिर इसके बाद है आपका विच पॉइंट हेल्प द मैनेजमेंट इन डिटरमाइन द लेवल ऑफ एक्टिविटी बिलो विच देयर आर चांसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी, कि इसके बाद जो कंपनी है उसके चांसेस इन सॉल्वेंसी के हैं ऑन अकाउंट ऑफ फर्म्स इनएबिलिटी टू मीट द कैश ऑब्लिगेशन। क्लियरली मेंशन है कैश। ठीक है, कि ये एक ऐसा पॉइंट है, अगर आप यहाँ पहुंच गए तो कम फर्म है वो प्रॉफिट बहुत कम कमाएगी। ठीक है, अल्टरनेट अरेंजमेंट अगर की जाएगी, अगर इसमें कैश ऑब्लिगेशन ना होता, सिंपल ये टर्म होती, तो यहाँ ट्रेड ऑफ पॉइंट होता। ठीक है, लेकिन यहाँ कैश अलग से मेंशन है, तो इसका जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी बनता है। फिर इसके बाद है आपका चार्ट। ये क्वेश्चन कॉमर्स का भी नहीं है, ये मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, जहां पर डिफरेंट टाइप के जो चार्ट्स हैं वो बताते हैं ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के बारे में। रिलेशनशिप जो चार्ट बता रहा है विद अदर अकाउंटिंग रेशियो कैन वेरी वेल अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ द गैंट चार्ट, तो आपका भाई कंट्रोल बताता है और आपकी जो प्रोडक्शन है उस क्वालिटी से रिलेटेड बताता है। पी चार्ट आपका प्रमोशन बताता है डिफेक्टिव यूनिट्स का। सी चार्ट जो है आपका वो डिफेक्टिव यूनिट्स को बताता है, जबकि ड्यूपॉन्ट जो कंपनी है, ड्यूपॉन्ट जो चार्ट है ये मैंने आपको एस्टेट में करवाया हुआ है। ये आपका 3 फॉर्मूला से मिलके बना है और मैंने इसके ना सभी चार्ट्स की एक्सप्लेनेशन और मेन जो पॉइंट है वो यहाँ पर हाईलाइट किए हैं, इसको रीड आउट आप कर लेना। ठीक है, ये देखो मैं आपको बताती हूँ कि ड्यूपॉन्ट जो चार्ट है वो ड्यूपॉन्ट कंपनी ने दिया था, लेकिन जो ये चार्ट है वो स्कीवर्ड्स ने दिया 1920 में। ये 3 रेशो बताता है कि फर्म की ROI रिटर्न ऑन इनकम जो है वो नेट प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाई टोटल इन्वेस्टमेंट टर्नओवर, इसके इज इक्वल टू होती है। तो ROI क्या है, टोटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन टोटल सेल के ऊपर नेट प्रॉफिट। टोटल इन्वेस्टमेंट टर्नओवर मतलब आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट पे सेल कितनी हो रही है, तो टोटल सेल से टोटल सेल कट हुई, नेट प्रॉफिट बाय में टोटल इन्वेस्टमेंट। ये इस टाइप से होता है। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर ये मैनेजमेंट टू आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ प्रॉब्लम क्या है, कौन सा प्रॉफिट को अफेक्ट कर रहा है, कैसे आप इसे
इजीली कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप जो है इसको लेके चलोगे तो यह आपका, अब दोबारा से पढ़ो इसे, द इंटर रिलेशनशिप ऑफ ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। 3 रेशियो आए, नेट प्रॉफिट, नेट इन्वेस्टमेंट टर्नओवर एंड आपका ROI। ठीक है, अकाउंटिंग रेशियो अदर्स के साथ में तो 2 रेशियो से एक और निकला है ROI का, तो ये ड्यूपॉन्ट कंट्रोल चार्ट है, इसका राइट आंसर है। अब एक मशीन है वो बेची गई है 60,000 की, कॉस्ट ऑफ ₹50,000 एंड उसकी रिटर्न डाउन जो वैल्यू मेथड है वो 30 है। ठीक है, दिस ट्रांजैक्शन विल बी शोन इन विच साइड फॉर व्हाट अमाउंट एंड विच प्रिपेयरिंग फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो देखो आपकी बिकी है, ठीक है, अगर उसकी लागत 50 है, रिटर्न डाउन 30 है, हमें इससे क्या मतलब है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई है, हम तो बस नेट अमाउंट लेंगे जो बिकी है। तो ये आपका एज अ सोर्स है, आपको इनकम हुई है 60,000 की, क्लियर हो गई बात। सो ये आपका एक पार्ट हुआ यहाँ। अभी सेकेंड पार्ट भी इसका अपलोड किया जाएगा। ठीक है, 3 PYQs के फुल लेंथ पेपर में पहले आपको करा चुकी हूँ, आई थिंक 300 के करीब हो गए होंगे। ठीक है, ये वाला और ऑडिट का भी अभी कराएंगे। उसके बाद आपको एक आरोही का PYQ का भी कराऊंगी मैं, क्योंकि मेरा जो है वो ये रहता है कि आपको KVS की नॉलेज मिल गई, NVS की मिल गई, उसकी सेंस क्या है, HPSC किस टाइप से पूछ रहा है, क्योंकि HPSC के भी मैं जब असिस्टेंट प्रोफेसर के ले आई तो इसका मतलब आपका तो पेपर उससे कम ही लेवल का है। ठीक है, और आरोही का आएगा, फिर उसके बाद एक DSSB का। बस ये इतने PYQ आपके बैच में होंगे, आई थिंक ये 7 से 8 इनफ है। ठीक है, और देन एक MCQ सीरीज अलग से MCQ का बैच आएगा। क्लियर हो गई बात। सो थैंक यू सो मच, विल बी मीट यू सून इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे स्टडी एंड स्टे फोकस।